हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और टॉपिक वाइज ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंगली मैंने बनाई है। और आज का जो टॉपिक है वो है निर्वाचन आयोग पर ये दूसरा एमसीक्यू सीरीज है, सेकंड नंबर की। इससे पहले फर्स्ट एमसीक्यू सीरीज ला चुका हूँ, फर्स्ट एमसीक्यू का वीडियो एमसीक्यू का वीडियो ला चुका हूँ, जिसमें कि मैंने इंपॉर्टेंट्स वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए थे जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित थे। और इसमें भी मैंने अगले जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो इसमें शामिल किए हैं, उसका ये सेकंड पार्ट है। तो इस वीडियो को भी आप अंत तक देखें और वीडियो को लाइक भी करें और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य जितने भी विद्यार्थी हैं एमपीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी लगातार इस वीडियो को देख पाएँ। और लगातार इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें स्टडी कॉन्सेप्ट ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगे। और उसके लिए आपको ऑल नोटिफिकेशन का जो रेडियो बटन है क्लिक करने के बाद ही सब्सक्रिप्शन बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस मिल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप कीजिएगा। पहला प्रश्न आ गया इस वीडियो का, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद होता है वो किसके समकक्ष होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष, किसी राज्य के राज्यपाल के समकक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष के समकक्ष, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसके समकक्ष ये पद होता है, जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है भारत का। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता इनमें से कौन प्रदान करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका जो सही विकल्प है वो है भारत का निर्वाचन आयोग, जो कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको मान्यता प्रदान करते हैं। साथ ही साथ उनको जो चिन्ह है, ठीक है ना, उस दल को एक चुनाव चिन्ह का भी जो दिया जाता है वो भी निर्वाचन आयोग ही प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन इनमें से कौन कराता है? चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सभापति, राज्य का सभापति राज्यसभा का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प द है, इनमें से कोई भी नहीं इसका निर्वाचन कराता है। इसके निर्वाचन की जिम्मेदारी जो लोकसभा के जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, जो कि लोकसभा में चुनकर जाते हैं सांसद, वो सांसद में जो सत्ताधारी पार्टी होती है या फिर सत्ताधारी दल जो होता है, उसमें जिसके पास में सबसे ज़्यादा उसमें बहुमत में होता है, वही अपने अध्यक्ष को निर्वाचित करता है। ठीक है ना, और उसके बाद में वो लोकसभा का अध्यक्ष बनने की योग्यता रखता है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं लोकसभा में, ठीक है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, वही अध्यक्ष का चुनाव करवाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रपति का चुनाव इनमें से किसके द्वारा संचालित कराया जाता है? लोकसभा का स्पीकर करता है, या प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, या संसदीय कार्य मंत्री द्वारा? तो इसका जो सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है निर्वाचन आयोग ही, ठीक है ना, राष्ट्रपति के चुनाव को संचालित कराता है। अगला प्रश्न आ गया, आम चुनाव की सूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर मंत्रिमंडल? तो आम सूचना की जो अधिसूचना है वो जारी करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ये सूचना जारी की जाती है कि आम चुनाव कब किए जाएंगे। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? आम चुनाव की सूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता से निपटारा करना, या फिर चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना? तो चुनाव आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? तो वो है जो चुनाव है, ठीक है ना, उसकी सूचना जारी करना, अधिसूचना जारी करना कार्य चुनाव आयोग का नहीं होता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राष्ट्रपति ही चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। बाकी ये तीनों कार्य चुनाव आयोग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह का बंटवारा भी करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, साथ में वैधता के द्वारा ही पूरे चुनाव का निपटारा होता है, साथ ही साथ शांतिपूर्ण तरीके से पूरे ढंग से चुनाव हो, उसकी भी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। अगला प्रश्न आ गया 7वां, भारत के विविध
निर्वाचन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकार की गई हैं? ये पूरे ऑप्शन है आपके सामने। पहला वाला, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, या फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूचना प्रणाली, या फिर अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचय मतदान की प्रणाली। तो नीचे दी गई कूट में से सही कथन अपने को चुनना है। पहला दूसरा सही है, या फिर पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा सही है, या फिर दूसरा तीसरा चौथा विकल्प सही है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आ वाला। पहला और दूसरी जो प्रणाली है उस प्रणाली के अंतर्गत भारत में निर्वाचन किए जाते हैं, चुनाव किए जाते हैं। कौन सा? एक तो वोट, ठीक है ना, जो वयस्क होते हैं उनको मत का अधिकार दिया जाता है, ठीक है ना, और प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन इसमें किया जाता है सामने से, ठीक है ना। जो व्यक्ति को ज्यादा वोट मिलेंगे, ज्यादा मत मिलेंगे, वही व्यक्ति इसमें विजयी कहलाएगा, ठीक है ना। और साथ में एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अगर अनुपातिक प्रतिनिधित्व है तो उसके अनुसार ही वो जनता की द्वारा सरकार में आगे आ पाता है। ज्यादा बहुमत वाला जो होता है वही भारत में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सही है। यही प्रणाली, ठीक है ना, भारत के निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकार की जाती है। अगला प्रश्न आ गया, संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय कौन देता है? राष्ट्रपति, संबंधित संसद, निर्वाचन आयोग, या फिर निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका जो सही विकल्प है वो द है, ठीक है ना। निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा इसका निर्णय, इसका विवाद, इसका निपटारा किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार है उसका अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 324, आर्टिकल 325, 326 या फिर 327। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आर्टिकल 326। 326 के अनुसार ही, ठीक है ना, भारतीय संविधान, ठीक है ना, लोकसभा और विधानसभा में जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको वोट डालने का अधिकार भारत की जनता को देता है, ठीक है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और इसके साथ में आपको अनअकैडमी और भी बहुत कुछ देगा। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, हरदयाल कुशवाहा। नाउ प्रतीक जैन एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन अनअकैडमी, जो कि है एमपी के बेस्ट फैकल्टी, टॉप एक्स फैकल्टी ऑफ आकार आईएएस एकेडमी, जो कि आपको कंप्लीट कवरेज देने वाले हैं पूरा मध्य प्रदेश के कोर्सेज का। और ये इनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 11 फरवरी 2021 से। यहाँ पे आपको मिलने वाला है कंप्लीट डाउट रेजोल्यूशंस, लाइव क्लासेस, क्विजेस और पीडीएफ नोट्स भी। क्या आप प्रीलिम्स 2020 क्रैक करने के लिए रेडी हैं? तो अभी एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में, जहां टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शंस। ये चैंपियनशिप स्टार्ट हो चुकी है 6 फरवरी से। 6 फरवरी, 13 फरवरी, 20 फरवरी और 27 फरवरी, तो ये पूरी के पूरे टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं। तो अभी ज्वाइन कीजिए इस चैंपियनशिप को। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस चैंपियनशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी लेके आया है अचीवर बैच, जो कि है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्रिंट कोर्स थ्रू टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट, जो कि है हिंदी मीडियम में। ज्वाइन करें इस बैच कोर्स को और पाएं एमपीपीएससी का संपूर्ण मार्गदर्शन। इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 11 फरवरी से। इसका पहला सेशन जो कि 10 बजे से लेकर 11 बजे तक होता है, दूसरा सेशन 5 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होता है, और तीसरा सेशन उसके बाद में 7 बजे से लेकर 8 बजे तक चलता है। इसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेशन से पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ में 60 मिनट की कॉम्प्रिहेंसिव सेशंस विद एमसीक्यू टेस्ट फॉलोड बाय द डिटेल डिस्कशंस of the test, complete coverage of MPPSC prelims syllabus with PDF notes
आफ्टर ईच क्लासेस। आइए आप जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, 60 days live crash courses, recorded batches, PDF revision notes in every classes, best educators for your guidance। साथ ही साथ में लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस भी हैं, साथ में लाइव डाउट क्लियरिंग भी है, और 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं, और 20,000 से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हैं प्लस बैचेस में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सिलेक्ट करना है, और प्लस कोर्सेज में जाकर मनचाहे बैच कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है वो क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% instant discount on available fees valid till 28 February. Post that will get only 5% discount. तो देरी किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक। अगला प्रश्न आ गया, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा वयस्क मताधिकार की मान्यता दी गई है? 324, 325, 326 या 329? तो कौन सा आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंगली संविधान ने, ठीक है ना, भारतीय जितने भी नागरिक हैं उनको मताधिकार की जो मान्यता है वो दी गई है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आर्टिकल 326 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, भारत के नागरिक वोट डालने का उनको अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, संसदों की अयोग्यता, जो सांसद हैं उनकी अयोग्यता के विवाद का निर्णय करते समय राष्ट्रपति किसके परामर्श से ये कार्य करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर भारत के महान्यायवादी, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष, या फिर भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा परामर्श लेगा? तो इसका जो सही विकल्प है वो है भारत के जो निर्वाचन आयोग है उनके परामर्श के थ्रू ये कार्य कंप्लीट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था किससे था? बैंक के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधारों से, चकमा समस्या से, या फिर भू सुधारों से? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो वो है निर्वाचन के सुधारों से इसका पूरा का पूरा संबंध था, जिसका नाम है दिनेश गोस्वामी समिति। अगला प्रश्न आ गया है, चुनाव आयोग 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बना? चुनाव आयोग के द्वारा जो 3 सदस्यीय आयोग है वो किस वर्ष बनाया गया? 82 में, 88 में, 89 में, या फिर 1990 में? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है 1989। ठीक है ना, 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था 1989 में। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है भारत में? 5 जून को, 12 जनवरी, 25 जनवरी, या फिर 8 मार्च? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो वह है 25 जनवरी। 25 जनवरी हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ साथ 25 जनवरी को और क्या मनाया जाता है? क्रिसमस डे। और क्या मनाया जाता है? और मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि, उस दिन उनका जन्मदिन भी होता है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला प्रश्न आ गया, राज्य निर्वाचन आयोग इनमें से क्या है? एक संवैधानिक निकाय, एक सांविधिक निकाय, एक कानूनी निकाय, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प है वो है एक संवैधानिक निकाय है राज्य निर्वाचन आयोग। जिस तरीके से केंद्र का जो निर्वाचन आयोग होता है सेम वैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग होता है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ राज्य की जो पंचायती चुनाव होते हैं और निकाय चुनाव उसको कंडक्ट करवाने में पूरी भूमिका निभाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, निर्वाचन आयोग इसमें से क्या है? जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बता दिया है, तो इसमें से विकल्प आप आराम से बता सकते हैं कौन सा है। जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है, उसी तरीके से निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक निकाय का दर्जा रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, वर्तमान में निर्वाचन आयोग कितने सदस्य का निकाय होता है? 3 सदस्य का, 2 सदस्य का, 5 का, या फिर 1 का? तो इसका जो सही विकल्प है वो है 3 सदस्यों का ये निकाय होता है, जिसमें कि एक मुख्य आयुक्त होते हैं और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। इस तरीके से 1+2 सदस्य होते हैं निर्वाचन आयोग के। ठीक है,
अगला प्रश्न 18वां और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है, जिसमें कि पूछा है पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव के संचालन इनमें से किसके माध्यम के द्वारा कराया जाता है। मैंने पिछले प्रश्न में ही इसके बारे में पूरे फैक्ट बताए हैं आपको, तो आप आसानी से बता सकते हैं किसके द्वारा कराया जाता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, या फिर राज्य निर्वाचन के आयोग के द्वारा, या विधानसभा, या फिर जिला योजना समिति। तो इसका जो सही विकल्प है वो है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है कि राज्य के जितने भी पंचायत और निकायों के चुनाव होते हैं, यानी कि नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव होते हैं, उसके कंडक्ट करने की थी कि उसको सफलतापूर्वक करवाने की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य निर्वाचन आयोग की होती है, ना कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग की। ध्यान रहे, ठीक है, ये दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो ये थे टोटल 18 क्वेश्चंस जो कि मैंने निर्वाचन आयोग पर आधारित आपके सामने प्रस्तुत किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा आप मुझे बिल्कुल बताएं कैसा लगा, और साथ ही साथ वीडियो को आप लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि अन्य सारे परीक्षार्थी जो एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरी इस वीडियो को देखकर निर्वाचन आयोग के ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स क्लियर कर पाएं। और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं, मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट ऑल नोटिफिकेशंस के साथ में सब्सक्राइब कर लें। ऑल का जो रेडियो बटन है वो आपको पहले सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद में सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस लगातार मिलेंगे। तो इसी के साथ में अपना ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। अगला टॉपिक वाइज वीडियो लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक मेरे चैनल को ट्यून कीजिए, ठीक है ना, और साथ में प्लेलिस्ट से जितने भी जीके पार्ट का जो पोर्शन है, चाहे वो एमपीपीएससी के लिए हो, कांस्टेबल के लिए हो, या फिर मध्य प्रदेश जीके का पार्ट है, वो सारे वीडियोस के लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे। देयर यू विल वॉच every video about all GK part. So thank you so much to watching my this video till end.